एक डाउट सॉल्व करते हैं। और ये प्रशांत ने डाउट पूछा है। क्या सिचुएशन है, इसमें एक सेमी सर्कुलर रिंग है, आधी रिंग है, और इस पे चार्ज डेंसिटी जो है वो थीटा का फंक्शन है। मतलब ये इसका सेंटर रहा होगा, और यहाँ से ढंग से सुनना है, यहाँ से थीटा एंगल पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है थीटा एंगल पे, वो आपको दी है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा। साइन थीटा का फंक्शन है, और थीटा आपको यहाँ से माना गया, ये आपकी रेफरेंस लाइन है। तो यहाँ पे चार्ज जीरो होगा, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे थीटा पॉजिटिव है बढ़ता चला जाएगा, तो साइन थीटा भी आपका पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा। और नीचे की तरफ जो थीटा है वो निगेटिव होगा, तो साइन थीटा भी निगेटिव होगा। तो नीचे चार्ज डेंसिटी निगेटिव होगी और ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी, और साइन थीटा का फंक्शन है। अब आपसे पूछ ये रहे हैं कि लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट है, थीटा आपको एंगल है, वो सब कुछ क्लियर है, दिया हुआ है। आपको रेडियस दी हुई है आर, और लैम्डा नॉट की वैल्यू दी हुई है, वो बात की बात है, वो हम बाद में वैल्यू पुट कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं ओरिजिन पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन तो तब निकाल पाएंगे जब फोर्स निकाल पाएंगे, और फोर्स तब निकाल पाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो नेट बात यह है कि आपको ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स पता लग जाएगा, और मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। ठीक, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहला जो काम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है। तो जो मेथड हमने अपनाया था वही मेथड अपनाएंगे। यहाँ थीटा पे एक बहुत छोटा सा एंगल लेंगे, डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल लिया है ये बहुत ही छोटा सा एंगल है, डी थीटा। ठीक, और ये जो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, ये आपकी चार्ज डेंसिटी दी है। इन्होंने बताया नहीं है, बट इनको बताना चाहिए था कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, हम इस छोटी सी लेंथ निकालेंगे, ये लेंथ कितनी होगी। तो ये जो लेंथ होगी अगर डी एल, उसको लिखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी आर इंटू डी थीटा। क्लियर, ठीक है। और वहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो जो चार्ज आएगा बहुत छोटा सा चार्ज डी क्यू, वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ। या मैं ऐसे ले सकता हूँ डी क्यू बाई डी एल, ये होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो डी क्यू बाई डी एल होगी, डी क्यू बाई डी एल ये होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये आपको दी है लैम्डा नॉट साइन थीटा। तो यहाँ से जो डी क्यू चार्ज आएगा वो आपका आ जाएगा लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू डी एल। और डी एल की वैल्यू खुद क्या है, आर टाइम्स डी थीटा। डी एल की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ डाल दी, तो ये हो जाएगी आर टाइम्स डी थीटा। तो ये उनका डी क्यू चार्ज। और इस डी क्यू की चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसका नाम रखेंगे हम डी ई। ठीक, और ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। तो अगर अब हम डी ई निकालें, डी ई कितना आ जाएगा, तो डी ई आपका आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपको ये डिसाइड करना है कि डी का जो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, इधर आएगा डी कॉस थीटा और इधर आएगा डी साइन थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनेगा, डी कॉस थीटा से बनेगा कि डी साइन थीटा से बनेगा। इधर तो आ जाएगा डी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा डी साइन थीटा। जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें तो हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हमने कह दिया था जैसा चार्ज ऊपर है वैसे ही चार्ज नीचे, तो जैसे डी इधर आएगा वैसे डी इधर आएगा, तो कॉस थीटा वाला रिजल्टेंट देगा। बट यहाँ सिचुएशन ये है कि ऊपर तो चार्ज पॉजिटिव है और नीचे थीटा नेगेटिव होने की वजह से चार्ज नेगेटिव है। तो अगर हम चार्ज नेगेटिव यहाँ पे सोचेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। ढंग से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ इस तरफ नीचे की तरफ चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, यानी इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डी साइन थीटा के इंटीग्रेशन से आएगा। ये बहुत ही खास बात है यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर चार्ज पॉजिटिव है नीचे चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो टुवर्ड्स द चार्ज आएगा, और इस टुवर्ड्स द चार्ज के दो कंपोनेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला हॉरिजॉन्टल और ये वाला हॉरिजॉन्टल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डी साइन थीटा से आएगा। तो डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट वही जाएगी -π/2 से +π/2। तो अब हम सारी वैल्यू डालने जा रहे हैं और देखिए आपको आंसर मिलेगा। तो ये आएगा इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू कितनी है, तो ये डी है आपका k/r² इंटू डी क्यू। डी क्यू ये पूरा है, इसको डालेंगे हम, तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा। और
एक ये वाला साइन थीटा भी अभी रह गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और लिमिट -π/2 से +π/2। तो इसमें जो इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट आने वाला वो लिख लेंगे, एक आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर स्क्वायर का आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बाहर आएगा वो आ जाएगा के लैम्डा नॉट अपॉन आर, और इंटीग्रेशन के अंदर अब बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना मैंने आपको सिखाया है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, 1 - cos 2 थीटा करके करेंगे इंटीग्रेट। तो ये आगे का काम आप खुद कर लीजिए, यहाँ पे ये नेट इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए साइन स्क्वायर थीटा के का इंटीग्रेशन करके, ठीक है। और फिर आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको पता लग गई कि वो नीचे की तरफ आने वाली है, ठीक है। तो मैं फिर से बना रहा हूँ, अब आपको ये भी पता लग गया कि सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और सेंटर पे आपने एक इलेक्ट्रॉन रखा है -e जिस पे चार्ज होता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो फोर्स उस पर ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो फोर्स आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पे वो E के बराबर होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक। और फोर्स अपॉन मास करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता होता है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा, या लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्शन अलग से लिख देंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका E/m। ई की वैल्यू आप ऊपर से डाल देना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास आपको पता होता है, और डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स डायरेक्शन होगी इसकी। तो एक डाउट ये पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें आपको होपफुली सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इसको अच्छे से करना, आपको एक आंसर प्रॉपर मिलेगा। एक और डाउट पूछा गया है, जरा वो भी समझ लेते हैं, वो क्या है। उसमें कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं और एक चार्ज है +4e और एक चार्ज है e। बना लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होगी, और यहाँ दो चार्जेस हैं, एक चार्ज मैं यहाँ बना ले रहा हूँ +4e, और एक चार्ज यहाँ पे है +e। ये दो चार्जेस हैं, और ये कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं, तो ये a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और आपसे पूछ रहे हैं थर्ड चार्ज है Q कोई चार्ज होगा, थर्ड चार्ज पूछ रहे हैं कहाँ पे रखें ताकि उस पर नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाए, सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स तो वहाँ 0 होगा जहाँ पे फील्ड 0 होगा, तो बेसिकली हमें फील्ड 0 करने वाला पॉइंट ढूंढना है। तो वो पॉइंट जो आपको लाई करेगा वो कहीं यहाँ मिलेगा आपको, ठीक। +e कहेगा मेरा फील्ड मुझसे दूर की तरफ, ये +4e कहेगा मेरा फील्ड मुझसे दूर की तरफ, और दोनों फील्ड अगर बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पे नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अपोजिट तो हो ही रहे हैं, बट नेट फील्ड 0 करना है। तो मान लिया 4e से वो डिस्टेंस जो है वो मान लिया x है, 4e से वो डिस्टेंस क्या है, x है। तो 4e का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k 4e अपॉन x²। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस बचेगी, ये वाली डिस्टेंस, ये a - x होगी। तो E का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E का इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा k E अपॉन a - x का होल स्क्वायर। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट तो आपको डायरेक्शन से ही समझ में आ गए थे कि प्लस कहेगा मुझसे दूर, ये कहेगा मुझसे दूर, तो दोनों अपोजिट तो डायरेक्शन से ही समझ में आ रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड में यहाँ मैंने इक्वल कर दिया, तो इक्वल एंड अपोजिट, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो अब क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये k से k कैंसिल आउट हो गया, एक e से एक e कैंसिल आउट होगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1 अपॉन a - x। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2a - 2x इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो x जो आ गया, x जो आपका आएगा वो 2a/3 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये बड़े वाले चार्ज से 2a/3 डिस्टेंस पे होगा, और छोटे वाले चार्ज से a/3 डिस्टेंस पे होगा। अब बात ये हो रही है कि ये जो पॉइंट है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल। तो ये मैंने आपको क्लास में समझाया कि ये सैडल पॉइंट होगा। ये +4e चार्ज है और ये यहाँ पे जो है वो +e चार्ज है, तो ये सैडल पॉइंट होगा, ना ये स्टेबल होगा ना ये अनस्टेबल होगा, या किसी एक चार्ज के लिए एक डायरेक्शन में स्टेबल होगा तो दूसरे में अनस्टेबल होगा। अब मान लिया यहाँ पे मैंने चार्ज रख लिया प्लस चार्ज, मान लिया हमारा +q है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप मूव कराओगे +q चार्ज को तो ये स्टेबल हो जाएगा। इधर भगाओगे तो ये रिपल्शन मार देगा, इधर भगाओगे तो ये इधर से रिपल्शन मार देगा। +e के पास लेके जाओगे तो ये यहाँ से रिपेल कर देगा, 4e के पास लेके जाओगे तो यहाँ से रिपेल कर देगा। तो ये डायरेक्शन तो बनेगी स्टेबल। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये वाला +e भी रिपेल करेगा, 4e भी रिपेल करेगा, तो ये भाग जाएगा। तो इस डायरेक्शन में ये होगा अनस्टेबल।
तो ये है सैडल पॉइंट। इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, अनस्टेबल। इसी तरह से अगर मान लिया अगर मैंने वहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा होता, +4e है, ये +e है, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज रखा होता -q, तो इस डायरेक्शन में अगर आप भेजते तो इसने +e ने अपनी तरफ खींच लिया होता, वापस नहीं जाने देता, और इधर भेजते तो 4e ने अपनी तरफ खींच लिया होता, वापस नहीं जाने देता, तो ये अनस्टेबल हो जाता। लेकिन अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया होता तो ये क्या बन जाता है, स्टेबल हो जाता। ठीक, तो वो जो पॉइंट है ना स्टेबल है ना अनस्टेबल है, वो जो पॉइंट है वो सैडल पॉइंट है, और एक डायरेक्शन में वो स्टेबल होगा, दूसरी डायरेक्शन में वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये टोटल 2 डाउट पूछे गए हैं, तो ये दोनों के सॉल्यूशंस हैं।